नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन आ गया है। मैं पिछले 2-3 दिन से बहुत बिजी था, इसलिए मैं इस पे वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन हो क्या गया, मुझे लगा कि कोई और किसी और ने वीडियो बना दिया होगा, नोटिफिकेशन आया है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में आ रहे हैं और मुझे लगातार 2 दिन से मुझे इतना बिजी होने के बावजूद मुझे रिप्लाई करना पड़ा उन लोगों को पर्सनली कि सर क्या वो एसडीएम की पोस्ट आई हैं कि नहीं आई हैं? सर वो स्केलिंग होगी कि नहीं होगी? सर वो ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या लें? सर क्या सीट 400 ही रहेंगी, इससे ज़्यादा रहेंगी, क्या रहेगा? तो मैंने कहा चलो इस पे एक वीडियो बना ही देते हैं, रात को ही सही लेकिन बना देते हैं, जिससे कि आपके डाउट्स कुछ क्लियर हो जाएँ। खासकर जो नए लोग हैं, उनको जो डाउट्स बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनको थोड़ा समझाने के लिए मैंने कहा चलो वीडियो बनाते हैं। और इस पे हम 2 चीज़ें और डिस्कस करेंगे। एक है स्ट्रैटेजी के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है? कि 100 दिन की जो स्ट्रैटेजी है, वो क्या रहनी चाहिए, ठीक है? वो क्या पढ़ें, किस तरह पढ़ें, वो भी फटाफट डिस्कस कर लेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जाएँगे, मोटा-मोटा बता दूँगा आपको। और किसी को दिक्कत आती है तो फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मेरा ऑलरेडी है, उसमें रहता है वहाँ पे। वहाँ से नंबर लेके पर्सनली मुझसे बात कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस रहती है आपके लिए। बस मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसलिए पीछे ना रह जाओ कि आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इज गोल्ड। आई थिंक इन्फॉर्मेशन इज डायमंड, ठीक है? जिसके पास आज के ज़माने में इन्फॉर्मेशन है वो ही राजा है, बाकी सब बकवास है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूपी पीसीएस 2021 का फॉर्म आ गया है। यूपी पीसीएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uppsc.up.nic.in, इस पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट नहीं होती है। कई लोग मैंने कह चुका हूँ, देखते वो लोग आते हैं वो सरकारी रिजल्ट को सोचते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट है। नहीं भैया, सरकारी रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, एक किसी को प्राइवेट वेबसाइट है। सरकारी वेबसाइट है uppsc.up.nic.in। वहाँ पे जाके फॉर्म भर दीजिए, तुरंत भर दीजिए फॉर्म को। क्योंकि मैं हमेशा मेरा मानना है कि जितनी जल्दी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो सेंटर्स है ना वो अच्छे मिलेंगे आपको। सेंटर बहुत खूबसूरत मिलेगा। नहीं तो ऐसा होता है वो दूर दराज तक फेंक दिए जाते हैं, जहाँ पर ना लाइट की सुविधा होती है, वो ना फिर वो रास्ते ठीक से होते हैं, पहुँचना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो फटाफट फॉर्म भर दीजिएगा। और इसकी जो इन्होंने अपनी आखिरी डेट रखी है वो 5 या तो ये कहें कि 5 मार्च रखी है, ठीक है? रिसिप्ट जो भरने की जो जो पैसा जमा करने की वो 2 मार्च है और बाकी फॉर्म भरने की 5 मार्च है। आप इसको कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, इसको भर दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, बाकी चार्जेस जो हैं वो अकॉर्डिंगली लगते हैं। एससी/एसटी को 65 रुपीज़ लगते हैं और बाकी हैंडीकैप को 25। और डिपार्टमेंट ऑफ फ्रीडम जो फाइटर्स थे उनको भी लगभग 65 रुपीज़ लगते हैं इसके अंदर, ठीक है? चलिए बात करते हैं दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर। देखिए, बाकी इसमें एक चीज़ समझिएगा कि एज लिमिट का देखिए, जो लोग थोड़ा समस्या करते हैं एज कितनी है। देखिए, 1 जुलाई 1981, इससे अगर पहले पैदा हो रहे हैं आप, इससे पहले पैदा हो रहे हैं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आपकी एज 40 साल क्रॉस कर जाएगी। 40 ईयर्स का होता है, ठीक है दोस्तों? 40 साल जनरल कैटेगरी, 40 ईयर्स के लिए माना जाता है। और वो काउंट कहाँ से होती है? 1 जुलाई से काउंट होती है। यानी कि अगर मान लीजिए आपके 25 जून की अगर डेट ऑफ बर्थ होगी, 25 जून 1981, तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आप 40 साल क्रॉस कर चुके होंगे, ठीक है? तो ये आपको रखना है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं, आप SC, ST, OBC, हैंडीकैप, फ्रीडम फाइटर, सरकारी नौकरी, इस तरह की चीज़ें हैं, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। आपको दिखा देता हूँ मैं, आपको कहाँ मिलता है। देखिए, ये रहा। ये लिखा है आपको, रिलैक्सेशन ऑफ अपर एज लिमिट, अपर एज इन लिमिट शैल बी द ग्रेटर बाय 5 ईयर्स फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC/ST, यूपी के SC से। आप देखिए, अब समझिएगा, जिसका डोमिसाइल यूपी का होगा वही SC/ST माना जाएगा, ठीक है दोस्तों? देखिए, इंडिया में जो यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो अ, हाँ, आपका डोमिसाइल जो होता है, यानी कि आप इस राज्य के हो कि नहीं हो, ठीक है? डोमिसाइल बनता है। तो आप अगर यूपी के हैं और आपका SC/ST वाला जो सर्टिफिकेट यूपी का है, तभी आपको वो रिजर्वेशन मिलेगा, अन्यथा आप जनरल में कंपटीशन करेंगे आप। मान लीजिए आप मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं, तो आप भले ही SC वहाँ पे SC होंगे, लेकिन यूपी में फिर आप जनरल कैटेगरी में कंपटीशन आपको देना पड़ेगा, ठीक है? तो SC/ST, OBC, बैकवर्ड क्लास, स्किल्ड प्लेयर्स ऑफ यूपी, क्लासिफाइड गेम्स, यानी कि जो यूपी सरकार में जो स्किल्ड गेम्स होते हैं, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, इस तरह के जो गेम्स होते हैं, ठीक है? या जो एम्प्लॉई है स्टेट गवर्नमेंट का, जो यूपी का एम्प्लॉय, जिसमें टीचर्स है और बाकी चीज़ों जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो उनका किसी भी हालत में 1976 से पहले उनका नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें रहती हैं। रिलैक्सेशन मिल जाता है, पे प्रोटेक्शन वगैरह सब मिल जाता है इसके अंदर। अच्छा, अब एक सवाल जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर क्या फिजिकल होता है कि नहीं होता है? दोस्तों, देखिए, यूपी पीसीएस कमीशन क्या चीज़ है? कमीशन या आयोग जिसे कहते हैं, ये एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। यानी कि एक ऐसी संस्था
जो यूपी के अलग अलग डिपार्टमेंट, यानी जो खूब सारे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, रेवेन्यू हो गया, ट्रैफिक हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना, इस तरह के जो डिपार्टमेंट हैं उसके ऑफिसर्स को रिक्रूट करती है। ठीक है, आयोग क्या करेगा, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है उन विभागों के बिहाफ पे। ठीक है, और जब उस एग्जाम में लोग सेलेक्ट हो जाते हैं तो वो आयोग रिकमेंड कर देता है उस डिपार्टमेंट को कि भैया ये हमने एग्जामिनेशन लिया और आप इसको ले सकते हो। ठीक है, ये रहता है, रिकमेंडेशन लिखते हैं, नॉट सेलेक्टेड, रिकमेंडेड। ठीक है, अच्छा अब क्या है कि यूपी पीसीएस के एग्जाम में कुछ ऐसी पोस्टें होती हैं, नौकरी होती हैं जो सिविल नौकरियां हैं, जैसे एसडीएम हो गया, एआरटीओ हो गया, ठीक है, कॉमर्शियल डस्ट कमिश्नर हो गया। तो ये जो नौकरियां होती हैं इसमें फिजिकल फिटनेस का कोई मैटर नहीं होता, एक मेडिकल हो जाता है, बाकी फिजिकल का लंबाई चौड़ाई गहराई कोई मतलब नहीं मैटर करता, सिर्फ आप सेलेक्ट हो जाते हो। कोई हाँ अन्यथा कोई ऐसी भयंकर बीमारी ना लग गई हो किसी चीज़ को जो दिक्कत करेगा, नहीं तो निकल जाता है सब कुछ मामला। लेकिन अगर आपको वर्दी पहनने का शौक है, आप डीएसपी बनना चाहते हो, आप जो सीओ होता है, होम गार्ड का सीओ बनना चाहते हो, वर्दी वाली नौकरी के लिए आपको कुछ फिजिकल पैरामीटर्स को करना पड़ता है, जैसे कि दिया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ डीएसपी आपकी जो हाइट है 165 से ऊपर होनी चाहिए, चेस्ट वगैरह जो होती है वो अकॉर्डिंगली दी हुई है सबके लिए, पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, सबको करना पड़ता है इसके अंदर। तो जो वर्दी वाली नौकरियां होंगी उसके लिए फिजिकल पैरामीटर्स मैटर करते हैं, जो वर्दी वाली नौकरियां नहीं होती हैं उसमें कोई भी मैटर नहीं करता है। तो निश्चिंत हो कि आप तैयारी करो। खासकर मुझे कई लोगों को फ़ोन आता है जो कहते हैं सर मेरी हाइट छोटी है, मैं 5 फुट 2 इंच का हूँ, 3 इंच की हूँ, जो भी है, तो क्या मैं एसडीएम बन सकता हूँ? बिल्कुल बन सकते हैं, एसडीएम बन सकते हैं, डीएसपी नहीं बन पाएंगे। डीएसपी के लिए थोड़ी लंबी हाइट चाहिए होती है। ठीक है, वर्दी के लिए वाली नौकरी के लिए आपको फिजिकल पैरामीटर्स फुलफिल करने होते हैं। चलिए अब आप बात करते हैं किस पे मुद्दे, मैं फटाफट देख लेता हूँ ना। ठीक है, चलिए बाकी सब तो नॉर्मल है। ये देखिए कास्ट सर्टिफिकेट का पैरा फॉर्मेट है। देखिए अब एक चीज़ और समझ लीजिए, मेरी अभी किसी से बात हुई थी तो मैं कहा चलो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए आपके पास हो सकता है फॉर्म जो आपका जैसे कहते हैं कि SC ST के जो कास्ट सर्टिफिकेट होते हैं, ठीक है, हो सकता है आपने ना बनाया हो, आप यूपी में रहते हो और अभी ज़रूरत ही ना महसूस की हो आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का। दोस्तों कोई निश्चिंत होकर आप फॉर्म भरिए। ठीक है, आप अगर आप 21 साल से एज ज़्यादा है और ग्रेजुएशन आपने कर लिया है, अब ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, कुछ भी ग्रेजुएशन, BA BTech BSc BCom MBBS, कुछ भी जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, जो 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 आपका ग्रेजुएशन होता है जैसे 10+2+3 जो मिनिमम होता है, तो उसको अगर फुलफिल कर पा रहे हैं और आप ग्रेजुएट हैं प्लस 21 साल की उम्र से ज़्यादा कर रहे हैं तो आप फॉर्म भर दीजिए। भले ही आपने कास्ट सर्टिफिकेट बनाया हो ना बनाया हो कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, कोई, मैं तो कहता हूँ कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास अगर नहीं है आपके पास, ठीक है, मान लो आपका बैग चोरी हो गया आपका, आप जिसमें 10th की मार्कशीट वगैरह हुआ करती थी, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना फॉर्म भरिए, एग्जाम दीजिए, प्री निकालिए, मेंस निकालिए। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब आप इंटरव्यू पहुंचते हो तो इंटरव्यू में आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंटेशन यानी कि आपके डॉक्यूमेंट जो आपने फॉर्म भरते समय बताए होते हैं कि भैया मैंने 10वीं में इतने परसेंट लाया, मैं 12th में इतने परसेंट लाया, मेरी डिग्री में ये क्या, वो सब डॉक्यूमेंट्स चेक होते हैं। ठीक है, अब वहाँ पे मान लीजिए आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आपके पास अब कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है आपके पास, तो आप वहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म भर देते हैं कि सर मेरे पास अभी नहीं है, मैं जल्दी से जल्दी इसको मैं भेज दूंगा, कमीशन भेज दूंगा। अब जल्दी से जल्दी का मतलब ये होता है कि आप घर जाए और सिलेक्शन अगर आपका हो जाता है और सिलेक्शन होने के बाद भी आपको कुछ समय मिल जाता है, तब तक आप वो अपना डॉक्यूमेंट दिखा सकते हो, तो आपको एक सही टाइम मिल जाता है। आपको ऐसा कोई बहुत मुसीबत नहीं है। आप अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन की दिक्कत है, डॉक्यूमेंट्स की दिक्कत है, तो आप बनवा लीजिए, टेक योर टाइम, कोई जल्दीबाजी नहीं करने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं कि स्केलिंग के ऊपर। देखिए स्केलिंग का जो मैटर फैक्ट है, मैं आपको तो दिखाता हूँ कुछ चीज़ आपको, मैं जिससे कि थोड़ा समझ में आ जाएगा हिंदी में। थोड़ा लाइव वाले वीडियो में मैं आपको कर रहा हूँ, जैसे थोड़ा सा आपको मैं चीज़ एक लाइन पढ़ाना चाहता हूँ जैसे कि आपको थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाए। देखिए अब सुनिए, ये देखिए क्या 15वां नंबर देखिएगा, इन कंप्लायंस विद द, ठीक है, इन कंप्लायंस with the judgment order honorable supreme court in the writ petition dated as Sanjay Singh versus UP
यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर्स द मॉडरेशन/स्केलिंग सिस्टम विल बी एप्लीकेबल एज पर रिक्वायरमेंट। समझिए इस मतलब को, मॉडरेशन/स्केलिंग सिस्टम विल बी एप्लीकेबल एज पर रिक्वायरमेंट। जरूरत पड़ेगी तो हम, या जिस तरह की जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से स्केलिंग करेंगे। ये कहने का मतलब है कि स्केलिंग जो है एज पर रिक्वायरमेंट होगी। कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं दिया भाई इन्होंने, या कोई, यही मसला चला था 2018 में। जो लोग जिन्होंने मेंस दिया है और जिन्होंने इंटरव्यू दिया है उन्होंने महसूस किया कि स्केलिंग को लेकर थोड़ा सा सरकार जो है ना गुगली फेंक रही है। सरकार ने गुगली फेंकी है, ठीक है। कुछ क्लियर कट अपना डिसीजन नहीं लिया है कि स्केलिंग करेंगे तो क्या करेंगे। पहले समझते स्केलिंग होती क्या है जो नए लोगों के लिए, ठीक है। स्केलिंग का मतलब क्या होता है, देखिए हमारे मेंस में हम पहुंचते हैं तो 8 मेंस के पेपर होते हैं, ठीक है। जिसमें 4 पेपर जीएस के, जीएस 1 2 3 4, एक हिंदी का, एक ऐसे का पेपर और एक ऑप्शनल चूज करना पड़ता है। अब ऑप्शनल में 28-30 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें से आपको एक चूज करना पड़ता है। इसके 2 पेपर होते हैं। अब वो आप कुछ भी ले सकते हो, आपने उस पर ग्रेजुएशन किया हो ना किया हो, कुछ भी ले सकते हो। जैसे मान लीजिए आपने हिस्ट्री ले लिया, अब कुछ लोग हिस्ट्री ले लेते हैं, कुछ लोग फिजिक्स ले लेंगे, कुछ लोग मैथमेटिक्स ले लेंगे, कुछ लोग पॉलिटिकल साइंस ले लेंगे। अब सब अलग अलग हैं, सब सिस्टम सब ठीक है, सबने अपना अलग अलग पेपर दिया। 30 तरह के लोगों ने पेपर दिया। अब चूंकि सबके जो स्टैंडर्ड होता है, जिसकी जो टफनेस, कितना मुश्किल आ रहा है, सिलेबस कितना है, एवरेज नंबर कितने मिलते हैं, उन सबको हिसाब से सभी सब्जेक्टों को स्केलिंग के माध्यम से बराबर किया जाता है, ठीक है। कि भाई जैसे कि मान लीजिए मैथमेटिक्स वाले सब्जेक्ट्स होते हैं, जो साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं, इसमें नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं क्योंकि आपने भाई न्यूमेरिकल लिखा और सही है तो भाई 10 में से 10 मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट हो गए, सोशोलॉजी वाले सब्जेक्ट हो गए, वहां पर आपको 10 में से 10 मिल ही जाए। आपने कितना अच्छा भी क्यों ना लिखा हो, वहां शुरू होता है 10 में से 6 नंबर 5 नंबर पे शुरू होता है मामला, ठीक है। तो अब एक को 10 में से 10 मिल रहे हैं, एक को 10 में से 5 मिल रहे हैं, तो इन सब्जेक्टों को बैलेंस करना पड़ता है। तो उसको एक कुछ फॉर्मूला लगा के स्केलिंग करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, वो एवरेज नंबर इनको लेना हो, उसका भी फॉर्मूला ढंग से क्लियर नहीं कर रखा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया उसका एवरेज, टोटल ओवरऑल कितने बच्चों ने दिया उसका एवरेज, एक सब्जेक्ट में किसने दिया उसका एवरेज, टीचर्स ने क्या किया, कौन कौन टीचर थे, तो उसका एवरेज मिला मिलू के एक ये लोग एक अपना एक सिस्टम बनाते हैं जिसमें अंत में क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि आपके नंबर 115 आए हैं और स्केलिंग से कभी कभी नंबर बढ़ जाते हैं और फिर या कम ना घट भी जाते हैं। अमूमन देखा गया जो साइंस वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें स्केलिंग से नंबर कम हो जाते हैं, और जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट होते हैं उससे स्केलिंग में नंबर बढ़ जाते हैं। यानी कि जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2018 में से पहले बताओ, मेरे मित्र हैं जो इस समय पीसीएस है, उनके 80 नंबर थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, और वो नंबर बढ़ के 105 हुए थे, ठीक है। लेकिन जब 2018 में दिया, जब तक वो पीसीएस बन चुके थे, तो उनके 75 में से 75 ही रह गए। तो स्केलिंग का मसला है, सचमुच दोस्तों है पंगा। क्योंकि अगर आप स्केलिंग ठीक से नहीं कर रहे हैं तो जो आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है, जिनके जैसे हिस्ट्री है, सोशोलॉजी है, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस है, इनको दिक्कतें आएंगी, उनके नंबर कम आएंगे। और जो साइंस वाले सब्जेक्ट है जैसे कि फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री है, इनको फायदा होगा। अरे 150 नंबर आए लोगों के, 160 नंबर आए, हिस्ट्री वाला बच्चा उम्मीद नहीं कर सकता, ठीक है, कि इतने इतने नंबर मिल जाएंगे, ठीक। तो अब ऑप्शनल देख लीजिएगा, मैक्सिमम लोगों ने तो चूज कर ही लिया होगा, और जिन्होंने नहीं चूज किया वो भी चूज कर लें। लेकिन मैं फिर भी एक बात कहूँगा कि भाई देखो, स्केलिंग ठीक है, बट सब्जेक्ट वही लो ऑप्शनल जो आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो आप कर सको। ऐसा नहीं कि मैथमेटिक्स आपने कभी पढ़ी नहीं है और आ जाएगा मैथमेटिक्स ले लो आप, ऐसा नहीं हो सकता। आप वही सब्जेक्ट लो जिसमें आप कमांड हो आपकी, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लो, उस हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा। और बाकी मुझे डिस्कस कर लेना, मैंने कहा फ़ोन नंबर मैंने दिया हुआ है, आप वहाँ पे डिस्कस कर लीजिएगा, कुछ जहाँ समस्या आ रही हो तो स्केलिंग का मुद्दे पर जो कहना था मैंने कह दिया। बाकी फिर कुछ अगर वीडियो बनाएंगे तो देखेंगे कि अगर एक्स्ट्रा ऐड करना होगा उसके अंदर, लेकिन स्केलिंग का मसला है, इतना समझ लीजिए आप। अब बात करते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। देखिए सीट्स अभी 400 बताई उन्होंने, ठीक है, लेकिन सीट बढ़ जाएगी, ठीक है, सीट्स बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि 800 प्लस जाएंगी, 800-900 के आसपास जाएगा सीट। यूपी में क्या होता है कि यूपी में होता क्या है, यूपी में सिस्टम क्या है कि पीसीएस प्री के रिजल्ट आने तक रिजल्ट मतलब पेपर हो चुके हैं, रिजल्ट आने तक जो डिपार्टमेंट ने अगर वो अपनी डिमांड भेजते हैं तो सीटें बढ़ जाती हैं। यानी कि मान लीजिए अभी इन्होंने जो 400 सीटें दी होंगी तो कुछ डिपार्टमेंट ने दे दिया होगा प्रोसेस, जैसे अधियाचन कहते हैं हिंदी में,
कुछ लोगों ने दे दिया होगा, कुछ डिपार्टमेंट ने कुछ नहीं दिया होगा। अब जिन्होंने दे दिया, चूँकि नोटिफ़िकेशन निकालना था तो 400 सीटें उन्होंने निकाल दी, ठीक है, जितनी जिसकी आ गई। अब मान लीजिए कुछ डिपार्टमेंट थोड़ा लेट देंगे, उनका प्रोसेस होने में मतलब अगले महीने होता है या 2 महीने बाद या 3 महीने बाद होगा, जब तक प्री हो जाता है। प्री के बाद फिर रिजल्ट आने में समझ लीजिए 1 महीना और लग जाता है। जून में आपका प्री है, जुलाई अगस्त तक आपका प्री का रिजल्ट आता है। तो अगस्त तक जिस डिपार्टमेंट ने अधियाचन भेज देगा तो उसको फिर वो ऐड ऑन कर देते हैं। तो सीटें जो बढ़ के 400 से बढ़ के 700, 800, 900 जितनी भी बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है कि कम से कम 800 तो रहनी ही चाहिए और रहेगी, क्योंकि 2022 में इलेक्शंस हैं, उससे 1 साल पहले सीटें मैक्सिमम आएंगी, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर क्या एसडीएम की सीटें तो आई नहीं है इसके अंदर, ठीक है, और अमूमन ये तो सब वो स्पेशल क्वालिफिकेशन वाली नौकरियां हैं, उसका मेंशन किया गया है। इसको मैं बताता हूँ, देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि देखिए ये आप देख रहे हैं, स्पेसिफिक क्वालिफाइंग पोस्ट थ्रू रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसके अंदर आप मेंस दोगे प्लस इंटरव्यू दोगे तब आपका सिलेक्शन होगा, जिसमें आपका ये सब रजिस्ट्रार और डिस्ट्रिक्ट बेसिक शिक्षा अधिकारी, बेसिक ऑडिट ऑफिसर, ये सब मेंशन किया। और कुछ ऐसी पोस्ट है, कुछ क्या है, एक ही पोस्ट ऐसी है जिसमें सिर्फ आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट केमिस्ट्री को है, वो सिर्फ आपका एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि हमारे यूपी में सिर्फ पीसीएस स्तर का जो 40 to 100 ग्रेड पे है उससे ऊपर वाले का ही इंटरव्यू होता है, जैसे नीचे वाले का नहीं होता है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब कुछ लोग कह रहे हैं सर एसडीएम की पोस्ट तो आई नहीं है, इसमें एसडीएम तो दिखाई नहीं रहा है इसके अंदर, और इसमें तो अमूमन जो फॉर्म भरा है उसमें तो ये सब आ रहा है जिसमें लॉ ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, सिंपल बेचारे बीटेक वाले क्या करेंगे, एमबीबीएस वाले क्या करेंगे, ठीक है। देखिए समझिए इस बात को, 2 तरह की नौकरियां होती हैं। एक नौकरी होती है जो जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक चाहिए होती है, यानी कि ग्रेजुएशन चाहिए होता है। ग्रेजुएशन का मतलब कुछ भी, बीए, बीटेक, बीएससी, एमबीबीएस वाली नौकरियां, मिनिमम क्वालिफिकेशन उसकी वो होती है। और उसमें नौकरियां आती हैं एसडीएम, डीएसपी, कॉमर्शियल टेस्ट कमिश्नर, एआरटीओ, टीओ, ट्रेजरी ऑफिसर, ठीक है। तो अमूमन 14-15 नौकरियां ऐसी होती हैं जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन स्नातक होता है। जब आप ये फॉर्म भरते हो पीसीएस का फॉर्म, चूंकि पीसीएस का फॉर्म भी क्या है कि वो मिनिमम क्वालिफिकेशन इसमें स्नातक है, तो जैसे आप फॉर्म भरते हो तो ऑटोमेटिकली उन पोस्टों के लिए आप एप्लीकेबल हो जाते हो, अप्लाई कर देते हो। तो वो जो पोस्ट है जिससे सिर्फ स्नातक मांगा गया होता है एसडीएम वाली से, वो दिखती नहीं है पूरे फॉर्म में, होती हैं बट वो दिखेंगे नहीं, स्पेशल कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ती उनके साथ, वो आप ऑटोमेटिकली उस पोस्ट के लिए हो जाते हो, अगर एसडीएम की पोस्ट अगर आई होती तो, ठीक है। कुछ पोस्टें ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक होती हैं, यानी कि उसमें स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे आप ये देखो कि लॉ ग्रेजुएट, सब रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोसेसिंग प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, ट्रांसपोर्ट, लॉ ग्रेजुएट। अब जो लॉ ग्रेजुएट होंगे वही लोग इसको भर पाएंगे। तो फॉर्म भरते समय, खासकर प्री का फॉर्म भरते समय आप देखोगे कि जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन वाले लोग हैं उसका मेंशन किया गया है, जो जनरल वाले हैं उनका मेंशन नहीं है, आप ऑटोमेटिकली हो जाओगे। लेकिन जब स्पेसिफिक वाले पे आते हो तो कुछ पोस्टें होंगे, जब आपका फॉर्म भरोगे तो आप अगर उसके लिए क्वालिफाई कर रहे होगे, यानी आपने वो डिग्री विग्री आपके पास होगी तो यस कर दीजिएगा, अन्यथा नो सबको करते जाइएगा। अगर सबको नो हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वाली डिग्री होती है उसके माध्यम से आप नॉर्मल जो नौकरियां होती है उसको आप एप्लीकेबल होती है। मैं अगर बात करता हूँ, मैं अपनी बताता हूँ, मैं बीटेक हूँ, मैं जब इंटरव्यू देने गया था, दोनों बार इंटरव्यू देने के 15-16 में, तो हुआ क्या कि आपका प्रियोरिटीज़ भरनी पड़ती है। जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो प्रियोरिटी लिस्ट बनती है, आपको प्रियोरिटीज़ रैंकिंग नहीं पड़ती 1 2 3 4 ऐसे, वो साल जितनी भी वैकेंसी आती है तो उसको आप रैंकिंग करते हो। तो अमूमन ऐसे क्या होता है कि जब भी जाएंगे तो जो नॉर्मल बीटेक वाले होते हैं या नॉर्मल जो ग्रेजुएशन डिग्री लिए होते हैं, तो उनके साथ क्या होता है कि हमारे पास 14-15 ही वैकेंसीज ऐसी होती है जिसके लिए हम लोग एप्लीकेबल होते हैं, क्योंकि बाकी जो 7-8 नौकरियां होती हैं वो स्पेसिफिक होती हैं। किसी में एग्रीकल्चर वाला एमएससी इन एग्रीकल्चर मांग लेंगे, किसी में एमएससी इन मतलब लॉ ग्रेजुएट मांग लिया, ठीक है, या कॉमर्स एमकॉम मांग लिया, बीकॉम मांग लिया, ठीक है, तो वो उस पर हम एप्लीकेबल नहीं होते तो उसको छोड़ देते हैं। उन सबका एग्जाम एक ही ऐसा होता है, प्री मेंस इंटरव्यू सबका एक साथ होगा, लेकिन सबका क्राइटेरिया अपना अलग अलग होता है। जो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं वो आराम से अपना एसडीएम डीएसपी वाली पोस्ट ही भर पाते हैं, उसको लड़ते हैं, और जो थोड़ा बहुत इन्होंने एक्स्ट्रा डिग्री ले ली होती है तो वो एसडीएम वाले के लिए भी होते हैं और इसके लिए भी होते हैं, दोनों के लिए हो जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम रहा, उम्मीद करता हूँ थोड़ा समझ में आपको आ रहा होगा। काफ़ी मैंने जल्दी सब बताया है भाई बातें। मैंने आपको बता दिया है कि सीटें बढ़ जाएंगी, मैंने आपको बता दिया स्केलिंग का फंडा, ठीक है, मैंने आपको ये बोल दिया कि एसडीएम की नौकरी ही आएंगी, परेशान मत होइए,
भले दिख नहीं रही हैं, आ जाएँगी। आपको मैंने ये बता दिया कि स्पेसिफ़िक नौकरी जो फॉर्म भरेंगे तो स्पेसिफ़िक जो वैकेंसीज़ होती हैं उसको तो मेंशन किया गया होगा। जनरल वाली चीज़ें नहीं मेंशन की जाती है, लेकिन घबराइएगा नहीं, आप ऑटोमैटिकली उसमें एप्लीकेबल हो जाते हो उसके अंदर, ठीक है? तो ये सब हो गया। अब बात करते हैं 100 डे स्ट्रेटजीज़ की। देखिए, वैसे तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं मोटा-मोटा बता देता हूँ। देखिए, 100 डे स्ट्रेटजी सिंपल ये है, रिवीजन कीजिए। सीरियसली बोल रहा हूँ मैं आपको। देखिए 2-3 बातें बताता हूँ। पहले तो रिवीजन प्री के लिए रिवीजन कीजिए। जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट और रिवीजन कर पाएँगे, उतना जल्दी बेहतर तरीके से आप उसको याद कर पाओगे। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो जो आपके ज़्यादा मतलब कम पढ़ोगे ज़्यादा नंबर मिल जाएँगे। मेरा हमेशा मानना है इस बात को, कई बार मैंने रिपीट किया इस बात को कि जैसे कि आपका करंट अफेयर्स हो गया, साइंस हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, है ना? उसमें आपको नंबर ज़्यादा मिल जाते हैं, आपको थोड़ा पढ़ोगे नंबर मिल जाएँगे। ज्योग्राफी, पॉलिटी में भी नंबर अच्छे खासे मिलते हैं। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें नंबर कम मिलेंगे आपको, चाहे कुछ कर लो आप, जैसे हिस्ट्री है, नहीं मिलेंगे नंबर। तो कोशिश करो कि आप ये करंट अफेयर्स, साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी इनको ज़्यादा समय दो। पॉलिटी के भी कुछ आधे क्वेश्चन ठीक हो जाएँगे, आसान से आते हैं, आधे क्वेश्चन थोड़े मुश्किल आते हैं, तो और उसको थोड़ा समय कम दो, तो सभी क्वेश्चंस की वेटेज बराबर है, सभी क्वेश्चंस बराबर नंबर आपको देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि 4 महीने में उन सब्जेक्टों पे ध्यान दो जो हाई स्कोरिंग है, बजाय इसके कि अपने ईगो पे ले लो कि यार अगर हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो पीसीएस कैसे बनेंगे, तो ये ऐसा नहीं होता है। प्री में तो आप बिना हिस्ट्री पढ़े भी पीसीएस बन सकते हो, निकाल सकते हो। कई लोग हैं जानने वाले जिन्होंने हिस्ट्री बहुत खराब थी और उन्होंने क्वालीफाई कर लिया। एक हमारे दोस्त हैं जिनका मैं बता रहा था कि बायो के बारे में, तो उनका 2016 में हिस्ट्री में उनके 24 में से 2 क्वेश्चन राइट थे उनके पास, ठीक है? लेकिन साइंस में उनके 29 में से 29 राइट थे। प्री निकाल लिया था उन्होंने ऐसे ही, ठीक है? तो ये समझने वाली बात है। बाकी बुक लिस्ट वाले मैंने वीडियो 2020 वाला मैंने बना दिया था, तो वो देख लीजिएगा। यूट्यूब पे जाके पीसीएस गुरुजी बुक लिस्ट टाइप कीजिएगा। वो मैंने 2020 में वीडियो बनाया था, वही मोर और लेस चलेगी किताबें, आप कर लीजिएगा। सोच रहा हूँ बना देता हूँ यार मैं, क्योंकि बुक लिस्ट वाले वीडियो की बहुत डिमांड आ रही है। बनाऊँगा तो वैसा रिपीट कर दूँगा मैं ज़्यादा, मोर और लेस क्या होगा, इसलिए मैं बना नहीं रहा था। मैंने कहा किताबें कोई चेंज करने का मतलब नहीं है, किताबें वही सब है, वो आप देख लीजिएगा। पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिएगा, नहीं पढ़ पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिक्कत आ रही है, तो एक ऑनलाइन कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ मैं। आखिरी में धीरे से बोलना ज़रूरी होता है। एक ऑनलाइन कोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आप उसको करो, हाथ पकड़ के पास कराऊँगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वीडियोज़, पीडीएफ टेस्ट तो मिलते ही हैं, बट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो टेस्ट है ना, वो यूपी पीसीएस के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई कोचिंग ऐसी है जो आपको एक-एक सवाल आपको याद कराती है। नहीं बिलीव है तो मेरे चैनल पे जाके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग देख लीजिएगा। एक-एक सवाल आपको किस तरह बच्चों की तरह याद कराया जाता है ना, वो बड़ी से बड़ी कोचिंग जो लाखों रुपए लेती है, वो भी नहीं करते हैं। इतना पर्सनल अटेंशन कोई नहीं देता कि आपको सवाल पूछ सके। बाकी मुझे कॉल कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, या मैं लिख ही देता हूँ यार, थोड़ा-सा कभी-कभी लिखना भी सही होता है। पूरी स्क्रीन किस काम की, 8317040115 देन 2, ठीक है? और फीस अरे बहुत कम है, 2,999 रुपये फीस है इसकी। आप उसे, ये क्या हो गया, बन गया, ये मैं नीचे बना था, ठीक है? फीस है, बाकी नंबर पर कॉल कीजिए, डायरेक्ट डिस्कस करेंगे, तो जो बेहतर होगा आपके लिए बात करेंगे। कुछ अगर प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आपको मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा। और इसका रिप्लाई कर पाऊँ तो भैया टाइम नहीं मिलता मुझे, आप मुझे कॉल कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से मैं बात कर लूँगा। मैं ज़्यादातर मैं कमेंट देख नहीं पाता हूँ, सही बताऊँ मैं आपको, ठीक है? चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ कवर कर लिया है। कुछ छूटा होगा तो मुझे रिमाइंड करा दीजिए, मैं उस पर वीडियो डाल दूँगा। धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।